कान है तेरे। हीट फिन्स जो होता है जैसे हाथी के कान, हाथी के कान भी जो होते हैं ना हीट फिन्स का काम करते हैं, मतलब जो ठंडा करें, वो हाथी को ठंडक महसूस करवाते हैं हीट फिन्स। मतलब उसके कान हीट फिन्स में, मतलब उसके कान की तरह से हीट फिन्स का काम करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर के आगे से रेक्टेंगुलर ऐसे ऐसे बहुत सारी प्लेट लगी थी, 1 2 3 4 ऐसी दोनों तरफ आगे भी, मतलब दो दो ऐसे 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 ट्रांसफार्मर जो है ना उसे देखना, उसके आगे चकोर प्लेट लगी थी कई सारी, वो भी हीट फिन्स होती है। तो हीट फिन्स क्या होती है, एक हीट फिन का डायग्राम है जिसमें हम काम करेंगे अभी। फिलहाल हीट फिन्स की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो लिख सकते हो, एक बढ़ा हुआ एरिया, एक एरिया जो बढ़ा हुआ हो, बढ़ा दिया जाए ताकि सिस्टम आपका, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीज है वो ठंडी हो सके। एन एक्सटेंडेड एरिया टू कूल डाउन द सिस्टम, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, एन एक्सटेंडेड एरिया, एन एक्सटेंडेड एरिया या इंक्रीजिंग एरिया to cool down the system, to cool down the system, to cool down the system is called heat fins, is called HF, heat fins. An extended area to cool down the system is called heat fins. ये आपके पास एक डायग्राम है हीट फिन्स का जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ, जिसके बेस पर अभी हम दो रिजल्ट निकालेंगे जो हीट फिन्स से रिलेटेड है, हीट फिन्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड है, टेम्परेचर कैलकुलेशन। तो ये आपकी एक हीट फिन है, ये आपका एक ऐसी बॉडी है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ, ऐसी आपकी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी ये लेंथ जो है ये L है और ये जो इसकी डेप्थ है वो Z है। आपके पास एक ऐसी बॉडी है जिसकी लेंथ L है, ये Z इसकी डेप्थ है और जो इसकी थिकनेस है वो T है, हर जगह से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। और जो इसका बेस है, इसका जो पिछला एंड है ना ये ऐसे रखी हुई है, ये टेढ़ी रखी हुई है ऐसे ऐसे, जो इसका जो पिछला एंड है, पिछली जो फेस है, जैसे एक तो ये फेस है आगे का इतना इतना सा, इसका जो पिछला फेस है ना, पिछला फेस, पीछे वाला फेस, उसका टेम्परेचर है T नॉट, उसे बोलते हैं बेस, ठीक है, उसे बोलते हैं बेस, बेस कहेंगे उसको। और इसको कहेंगे एंड, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे एंड, समझ गए। मैंने अब तक क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक हीट फिन है और वो जो हीट फिन्स है उसके, उसकी लेंथ L है, डेप्थ Z है और उसकी थिकनेस T है, लेंथ L है, डेप्थ Z है, थिकनेस T है, ठीक है। और उसका जो बेस है, उसका जो बेस है ना आपका बेस, उसका टेम्परेचर है T नॉट। अब इसकी इक्वेशन बताना जरा, ये जो बेस है, ये पीछे जो बेस है ये कैसा है, y है, y एक्सिस ही तो है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है बेस, और बेस का टेम्परेचर है आपका T नॉट, याद रखना, x इज इक्वल्स टू 0 का टेम्परेचर है आपका T नॉट, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, अब इसी पे हमें काम करना है, इसी हीट फिन्स पे। हमने क्या किया, हीट फ्लो कर रही है लेफ्ट साइड से, ये जो जैसे आपकी हीट फिन है ना ऐसे रखी हुई है मान लो, तो इधर से हीट आ रही है और इधर से हीट निकल रही है, ठीक है। तो हीट इधर से आ रही है, इधर से निकल रही है। आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली इसकी, जैसे ये आपका बड़ा सारा हीट फिन, ठीक है, इसका बीच का छोटा सा पोर्शन काट लिया, ठीक है, उसकी जो लेंथ थी ना L, ठीक है, आपने क्या करा, ऐसे पोर्शन काटा कि इस तरफ से ऐसे, उसकी लेंथ का छोटा सा पोर्शन है dx, मतलब dx लेंथ का एक एलिमेंट काट लिया हीट फिन्स का ऐसा, ठीक है, ऐसे थी हीट फिन्स आपकी। आपने क्या, ये मान लो ये पूरी हीट फिन है और ये ऐसे छोटे 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 एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ L ना होकर dx है, थिकनेस T ही है और डेप्थ Z ही है, ठीक है। तो हमें इस छोटे से एरिया पर काम करना है हीट फिन्स के, जिसकी लेंथ dx है, ठीक है, और थिकनेस T है और डेप्थ Z है, ये जो मैंने बना रखा है, इसकी लेंथ क्या है dx, ठीक है, थिकनेस T ही है और डेप्थ Z है। अब इसके लेफ्ट फेस पर हीट आएगी, यहां पर अगर हीट आई इस तरफ से, अगर वो हीट आ रही है इधर से तो इधर से निकलेगी, देखो इस तरफ से हीट जो आई बेटे वो इस वाले फेस से निकल जाएगी, है ना, यहां से हीट है यहां से निकली कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या माना है कि हीट फिन्स के चारों ओर एयर है, यहाँ चारों ओर क्या है, एयर, जो एयर काफी ठंडी है,
एयर या फ्लूइड जो भी कहो, और ये काफी ठंडी है, इसका टेम्परेचर है टी इंफिनिटी। ठीक है, मैंने हीट फिन्स के इसके चारों ओर मान रखा है एयर है जिसका टेम्परेचर टी इंफिनिटी है, मतलब मैं उसको बहुत सारी हीट सप्लाई करता हूँ, कितनी भी हीट सप्लाई कर सकता हूँ। तो जब इसमें से हीट आई, लेफ्ट डायरेक्शन से हीट आई, और मैंने हीट फिन्स का छोटा सा एलिमेंट तोड़ लिया जिसकी लेंथ एल ना होकर dx है, उसमें से हीट यहाँ से फ्लो करेगी, तो आगे यहाँ से तो कंडक्शन के थ्रू निकल जाएगी, लेकिन इस एरिया से ऊपर वाले नीचे वाले एरिया से बगल में जो एयर है, जब यहाँ से हीट जाएगी तो ये चीज गर्म होगी, ये चीज भी गर्म होगी, ये चीज भी गर्म होगी, ये चीज भी गर्म होगी, लेकिन अंदर से जब वो हीट जाएगी यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ इस फेज से यहाँ तक हीट जाने के लिए तो कंडक्शन ही होना पड़ेगा, कंटेक्ट होगा, अंदर से सॉलिड भरा हुआ होगा, इस फिन्स के इस छोटे से एलिमेंट के जो अंदर सॉलिड भरा हुआ है वो एक के बाद एक लेयर में या एक के बाद एक पोर्शन में हीट को फ्लो करवाएगा, लेकिन जो हीट यहाँ पर आ गई वो बगल वाली एयर उससे हीट खींच लेगी, जो ठंडी है, ठंडी एयर इस सरफेस से हीट खींच लेगी, इससे हीट खींच लेगी, ऐसे ही नीचे से ऊपर से, तो ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट लॉस करेंगे बाकी सारे एरिया, और यहाँ से यहाँ क्या होगा कंडक्शन। मतलब क्या है, जो लेफ्ट फेस पे हीट आई वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ राइट फेस प्लस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। बस इसी का यूज हमें करना है, इसी इक्वेशन का, एनर्जी बैलेंस का, इसी एनर्जी बैलेंस का यूज करके हम आगे निकलेंगे। तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अब हम बस एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे जिससे हम हीट फिन्स के सारे केसेस की स्टडी कर पाएंगे। तो लेफ्ट फेस जो था, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये t है, ये थिकनेस t है, ये डेप्थ z है, और ये लेंथ dx है। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट फेस पे जो हीट आई EL वो कितनी आई होगी, फॉर्मूला से माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स, यही आई होगी। ठीक है, और राइट फेस से कितनी निकली आएगी, राइट फेस से कितनी निकली, फॉर्मूला लगाओ, ओ टेलर सीरीज, सॉरी मैंने बताया था, नहीं भी आपको पता है तो वैसे तो मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ हीट कंडक्शन जब पढ़े थे बताया था, नहीं पता है तो भी देख लो। जैसे मान लो फंक्शन है, उसकी वैल्यू यहाँ पर है fx, इसका नाम दे दिया f1, f1 वैल्यू है इस पॉइंट पर, आपको इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, और ये लेंथ है पूरी dx, तो dx डिस्टेंस बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ मत करो, यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू f2 है, f2 कितनी आएगी, पहले एंड पर जो वैल्यू है एज इट इज रख दो, जमा इसी का डिफरेंशिएशन, पहले एंड पर जो वैल्यू है वो एज इट इज, प्लस जो पहले एंड पर वैल्यू है उसी का डिफरेंशिएशन, इनटू में जितने डिस्टेंस के बाद आपको वैल्यू चाहिए, dx डिस्टेंस के बाद वैल्यू चाहिए ना फंक्शन की, उससे मल्टीप्लाई कर दो dx। मैं यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, f2 इज इक्वल्स टू में पहले एंड पर जो वैल्यू है fx, और पहले एंड पर जो वैल्यू है उसी का डिफरेंशिएशन, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, आप x डायरेक्शन में जा रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इनटू में जितने डिस्टेंस बाद आपको वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई dx। अब आप खुद देखो, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मैं कुछ कंसेप्ट यूज करूंगा। राइट फेस पर जो एनर्जी वो निकालनी है मुझे, एनर्जी ऑन लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एनर्जी ऑन लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी आई, यहाँ से जो एनर्जी आई वो यहाँ से निकलेगी और बाकी सारे कन्वेक्शन से लॉस होगी। एनर्जी ऑफ लेफ्ट फेस इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ राइट फेस प्लस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन, यानी QC लिख देता हूँ, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब ये तो आ गया लेफ्ट फेस का एनर्जी, आ गया राइट फेस का एनर्जी कैसे आएगा, देख लो वही तो है, dx डिस्टेंस बाद मुझे एनर्जी चाहिए, तो क्या करूंगा, EL एज इट इज, फिर EL का डिफरेंशिएशन, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, डायरेक्शन कौन सी है, x डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, इनटू में जितने डिस्टेंस बाद मुझे एनर्जी चाहिए, dx डिस्टेंस के बाद एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये dx है, EL यहाँ पर है तो यहाँ पे कितनी आएगी, EL प्लस में EL का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इनटू dx। ठीक है, अब कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस है वो निकालनी है, वो कैसे आएगी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैंने पढ़ाया था,
एच ए डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, एच ए। सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने बताया फ्लूइड का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, और इस हीट फिन का टेम्परेचर मान लेता हूँ टी है, टी माइनस टी इन्फिनिटी। टी माइनस टी इन्फिनिटी को मैं लिख देता हूँ थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या मान लेता हूँ, टी माइनस टी इन्फिनिटी। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अब एच ए थीटा, ए डैश लिख देता हूँ, ये तो ऊपर में लिख रखा है एच ए थीटा, ठीक है। ए डैश लिखा है सॉरी। अब ए डैश के निकालना, मुझे पता लगाना है किस किस एरिया के थ्रू कन्वेक्शन हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है। एरिया की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे इतना तो पता है इसके यह लेफ्ट है ये राइट फेस है, तो इसके थ्रू तो कन्वेक्शन हो नहीं रहा, इसके थ्रू और इसके थ्रू हो रहा है। इसका एरिया कितना आएगा, सारे एरिया को जोड़ूंगा पहले। इसका एरिया क्या आएगा डी एक्स इंटू टी, और इसका भी इस ऐसी जो अपोजिट है इसके जो उधर वाला है ये भी क्या आएगा डी एक्स इंटू टी। तो एरिया क्या आ रहा है डी एक्स इंटू टी 2 बार, तो इसको 2 टाइम्स कर दूं, प्लस ऊपर वाले फेस से भी कन्वेक्शन हो रहा है, नीचे वाले फेस से भी कन्वेक्शन हो रहा है। ऊपर वाला फेस कितना है dx इंटू जेड, dx इंटू जेड, और नीचे वाला फेस कितना है dx इंटू जेड। देखो इससे हीट आई, इससे निकल गई, बाकी से कन्वेक्शन हुआ 1 2 3 4, इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक है। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ, ये वाला अंदर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो इसका क्या आएगा एरिया, दिस इंटू दिस, dx इंटू जेड। इसका एरिया क्या होगा dx इंटू टी, ये 2 बार लेंगे, ये भी इधर भी इधर भी, तो 2 टाइम्स, ये ऊपर भी नीचे भी, तो ये भी 2 टाइम्स। ये क्या आ गया 2 इंटू जेड इंटू डी एक्स। अच्छा इसकी मुझे ये बताना, इस एरिया की, इस वाला जो एरिया आपको दिख रहा है लेफ्ट और राइट, ये वाला और ये वाला, इसकी पेरीमीटर क्या आएगी, जेड प्लस टी, ये तो आएगा जेड प्लस टी, इसका 2 गुना, पेरीमीटर यही तो होती है जेड प्लस टी प्लस जेड प्लस टी, 2z प्लस 2t, दोनों में से 2 कॉमन, तो पेरीमीटर क्या होती है बेटे इसकी 2 इंटू जेड प्लस टी। पेरीमीटर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इस एरिया की लेफ्ट और राइट की पेरीमीटर क्या है z प्लस टी, इसका 2 गुना, z प्लस टी, इसका 2 टाइम्स, तो ये पेरीमीटर है। तो इसका मैं यूज करूंगा, देखो दोनों में से dx कॉमन निकाल लूं और 2 कॉमन निकाल लूं, यहाँ से dx कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या t, यहाँ से 2 और dx कॉमन आ गया, क्या बचा z, z इंटू टी, इसका 2 गुना, ये दिख रहा है आपको। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एरिया अवेलेबल फॉर कन्वेक्शन वो क्या आया है, यहाँ आया dx, ये 2 मल्टीप्लाई में इसको पीछे लिख रहा हूँ, t प्लस जेड लिखूं या z प्लस टी, एक ही बात है, t प्लस जेड लिखूं या z प्लस टी लिखूं, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया 2 इंटू जेड प्लस टी क्या है पेरीमीटर, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा a डैश इज इक्वल्स टू t इंटू डी एक्स। तो कन्वेक्शन के लिए क्या आ गई, बस यहाँ डाल देता हूँ h, a डैश के लिए क्या आ गई p इंटू डी एक्स इंटू थीटा। ये कन्वेक्शन का थ्रू एनर्जी लॉस है वो आ गई, तो इन तीनों के लिए डाल दूं, यहाँ से EL की, यहाँ से ER की, और यहाँ से QC की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, बस डाल देते हैं। चलो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस EL वैल्यू KA dt बाय dx, कैपिटल लिख देता हूँ इसको। इसको याद रखना थीटा इज इक्वल टू t माइनस t इनफिनिटी। अभी देखो इसका यूज करूंगा, वहां पे EL की वैल्यू फिर से डालूंगा ना, ER में EL की वैल्यू क्या है माइनस KA dt अपॉन dx, प्लस वैल्यू क्या है ये कर्ल बाय कर्ल x EL इंटू dx, प्लस इसकी वैल्यू QC की h p dx इंटू थीटा, ठीक है। ये दोनों कट गए, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई कर्ल बाय कर्ल x, ठीक है। EL की वैल्यू क्या है यहां से लगा दो, माइनस KA dt अपॉन dx इंटू dx भी है, प्लस h p dx थीटा इज इक्वल टू 0, 0 बचा ना। अब बस इसमें माइनस, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी को, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, पूरी को -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब कर्ल सिर्फ एक ही इसके अंदर वेरिएबल है dx, जब एक वेरिएबल है तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को परफेक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकता हूँ, मतलब कर्ल को d लिख सकता हूँ,
ये जो कर्ल है ना बेटे, मैं इसको डी में बदल दूंगा, के ए डी स्क्वेयर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस एच पी डी एक्स इंटू थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। एच पी कॉमन निकाल लो, डी एक्स भी कॉमन निकाल लो। देखो डी एक्स भी है ना इसके साथ, एच पी डी एक्स कॉमन निकालो, या के ए डी एक्स कॉमन निकालो। चलो के ए डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, डी स्क्वेयर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, माइनस एच पी अपॉन के ए। डी एक्स तो चला जाएगा, लेकिन के ए यहाँ नहीं है तो के डिवाइड में आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी मैं आगे समझाता हूँ, बस एक मिनट। हमने क्या करा, लेफ्ट फेस की एनर्जी निकाली, राइट फेस की एनर्जी निकाली, लेफ्ट और राइट के निकालने के बाद कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हुआ वो निकाला, और फिर बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, वो क्या आई है, यहाँ से देख लो, के ए डी एक्स डी स्क्वेयर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस एच पी अपॉन के ए थीटा इज इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ के ए डी एक्स से डिवाइड कर दो। हो, कट गया। 0 किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। ये क्या हुआ, इक्वेशन आ गई, डी स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी के ए थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये थीटा है और ये 0 है। इसको मैं एक नया वेरिएबल नाम दे देता हूँ, एच पी अपॉन के ए जो है ना, एच पी अपॉन के ए का नाम रख देता हूँ एम स्क्वायर। अभी तक कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सिंपल मैंने आपको समझाता चला गया, और अब मैंने इसका नाम एम स्क्वायर रख दिया। अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था एच पी एच ए डेल्टा टी, न्यूटन लॉ ऑफ कन्वेक्शन जब मैंने लगाया था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, जब मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं टी माइनस टी इनफिनिटी को क्या लिखा हूँ, थीटा। याद है? पेज पलट के देखो, आ गया याद? तो सीधी बात ये है कि थीटा की वैल्यू क्या है बेटे, टी माइनस टी इनफिनिटी। टी इनफिनिटी है सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर, और वो है कांस्टेंट। वो क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना, डी थीटा अपॉन डी एक्स। टी वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, टी बिल्कुल वेरिएबल है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। लेकिन माइनस जब आप डी टी इनफिनिटी अपॉन डी एक्स करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, तो इसकी जगह 0 लिख दूं, डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नहीं दिख रहा, मैं एक बार ऊपर भी लिख देता हूँ, डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर टी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। यानी इस चीज की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो मेरे पास तो ये है और यहाँ थीटा है, इसीलिए मैं इसको थीटा की टर्म में लिख लूंगा, बस इसको कुछ नहीं करूंगा, यहाँ थीटा की टर्म में लिख लूंगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये थीटा है और ये 0 है। ठीक है, तो ये मेरी जर्नल इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इसी का यूज करूंगा, इसको मैं एम स्क्वायर भी लिख देता हूँ। यहाँ मैंने कहा है ना मैं इसका नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। बस इसी का मुझे इसी पर काम करना है। ठीक है, ये मैं अभी ढंग से लिखता हूँ और फिर हम केसेस डिस्कस करेंगे हीट फिल्स के। उससे पहले जैसा कि मुझे पता है आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं आते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जो आपको किसी बुक में नहीं मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दे लेना आप। मान लो y इज इक्वल्स टू e की पावर mx है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना, y डैश या dy बाई dx एक ही बात है, क्या आएगा, m आगे आ जाएगा e की पावर mx। डिफरेंशिएशन देख लो एक बार, फिर भी नहीं आता हो तो। ये क्या है, ये खोपचा। जब भी मुझे कोई ऐसी बात बतानी होगी ना जो आगे यूज होनी होगी, या कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं बताएगी, तो मैं खोपचे में बताऊंगा। e की पावर fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, fx कोई भी फंक्शन है, पहले तो इसको एज लिख दो, ये जो भी है जिसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर जो फंक्शन है ना बस उसका डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ देख लो mx का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, e की पावर mx का एज लिख दिया,
और जब आप mx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तो नाश होगा जी, नाश होगा। mx का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि m कांस्टेंट है और dx से dx कट जाएगा, ठीक है। तो यही आ जाएगा, m बच जाएगा ना, समझ गए या नहीं समझे। e की पावर mx का डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर mx एच डी, फिर mx का डिफरेंशिएशन, mx का डिफरेंशिएशन m आएगा। एक और बार डिफरेंशिएशन करना, d2y by dx स्क्वायर, y डबल डैश लिख दूं, इसका ये तो कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका जो इसका आया था और इसका क्या आया था, ये m बाहर लिखा और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यही आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx, ये क्या है y डबल डैश या d2y by dx स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 2 है। ये देखो ये चीज और ये चीज सेम बन सकती है अगर मैं दोनों तरफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। यानी अगर मैं इक्वेशन 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक जैसी बन जाएगी दोनों की राइट हैंड साइड, और फिर अगर 3 में से 1 घटा दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं 3 लिखूं, उसमें से m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके घटा दूं, इसको m स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सॉरी 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ m स्क्वायर आ जाएगा बस, और कुछ नहीं होना, और 3 में से घटा दो y डबल डैश, राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट घटाओ, लेफ्ट क्या है इसकी y डबल डैश और इसकी लेफ्ट क्या है माइनस m स्क्वायर, 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी RHS क्या है m स्क्वायर e की पावर mx, इसको भी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो यही आ गया m स्क्वायर e की पावर mx, कट गए तो ये क्या आ गया y डबल डेरिवेटिव माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, यानी ये क्या है y डबल डेरिवेटिव क्या आता है d2y by dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ निकालना है ना, बस थीटा की जगह क्या है y, है ना, कुछ ऐसा ऐसा आ गया। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जिससे हमने ये सब कुछ बनाया है, इसी से तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरी बार, फिर ये घटाया जोड़ा, उससे ये आ गई। यानी ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी इसका ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ऐसी, उसका एक सॉल्यूशन तो e की पावर mx होता है, एक और भी होता है, देखो अभी दिखाता हूं, याद रखना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, e की पावर y इक्वल टू e की पावर mx, यहां लिख देता हूं, एक सॉल्यूशन क्या है y इक्वल टू e की पावर mx। एक बार इस पे और करके देखो सेम प्रोसीजर, e की पावर माइनस mx पे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे माइनस m आगे आ जाएगा, यहाँ m आया था क्योंकि प्लस था, यहाँ माइनस mx का करोगे तो माइनस m बाहर आ जाएगा बस दोनों तरफ, है ना। एक और बार करोगे, जैसे ये तो बाहर आ जाएगी तो कांस्टेंट है, इसका करोगे जैसे इसका करा था तो यही आ जाएगा माइनस m e की पावर माइनस mx, और माइनस m की मल्टीप्लाई m स्क्वायर e की पावर माइनस mx y डबल डैश। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। देखो फिर से वही, अगर मैं दोनों तरफ m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 और 3 की RHS सेम बन जाएगी, मल्टीप्लाई करना है इसको m स्क्वायर से, m स्क्वायर y m स्क्वायर e की पावर माइनस mx, सेम बन गया ना। घटा दो, इसमें से घटा दो, y डबल डैश माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू m स्क्वायर e की पावर माइनस mx माइनस m स्क्वायर e की पावर माइनस mx, फिर से वही आ गया, कट गया, ये क्या आ गया y डबल डैश माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। यानी इस वाली इक्वेशन से भी हमने बना लिया, यहाँ बस प्लस था यहाँ माइनस है, यानी ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, किसका d2y by dx स्क्वायर, y डबल डैश को ही लिखते हैं, y डबल डैश को ही ये लिखते हैं d2y by dx स्क्वायर m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। यानी ये भी सॉल्यूशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और ये भी सॉल्यूशन है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बस कुछ नहीं, दोनों को c1 और c2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो दोनों है ना e की पावर माइनस mx और प्लस mx, y लिख के c1 e की पावर प्लस mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx, ये जनरल सॉल्यूशन है GS। ये क्या है जनरल सॉल्यूशन किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, d2y by dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। बस ये जिसको समझ में आ गया ना वो आगे कर सकता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दूसरी बार किया,
दूसरी बार डिफरेंशिएशन जो किया उसमें से इसको हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके घटाया तो डिफरेंशियल इक्वेशन यही आ गई। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दूसरी बार किया तो दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया उसमें से इसको हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके घटाया तो भी यही आ गई। यानी ये भी इसी का सॉल्यूशन है ये भी इसी का सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन बस कुछ नहीं बनेगा, इसको C1 से मल्टीप्लाई करो इसको C2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। यानी अगर यहाँ y है तो ये y की वैल्यू दे रहा है और यहाँ अगर थीटा होता और यहाँ भी अगर थीटा होता तो ये थीटा की वैल्यू देता जैसे कि ये है। यानी इसका सॉल्यूशन यहाँ से आएगा और कुछ नहीं। x तो दोनों में सेम है x तो यहाँ बस x आएगा। यानी इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है जो मैंने अब लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया। चले हम आगे। तो हम क्या करते हैं अब हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये थीटा इज इक्वल्स टू C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। और हम करते हैं हीट फिन्स का पहला केस जो क्या कहता है द फिन इज वेरी लॉन्ग। द फिन इज वेरी लॉन्ग मतलब वेरी लॉन्ग का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, फिन बहुत लंबी है। x इन्फिनिटी का मतलब क्या है, फिन खत्म ही नहीं हो रही है ना, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी फिन इज वेरी लॉन्ग इसका मतलब तो यही है फिन खत्म नहीं हो रही। नहीं, अगर फिन खत्म ही नहीं हो रही तो फिर तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे, सोच के देखो। अगर फिन खत्म ही नहीं हो रही तो हम धरती को बनाएंगे कैसे, और हम धरती को बना नहीं सकते उस चीज को तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिन इज वेरी लॉन्ग का मतलब पता है क्या है, फिन इज वेरी लॉन्ग का मतलब है जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। फिन इज वेरी लॉन्ग का मतलब ये है कि उसकी जो लेंथ है ना उसकी थिकनेस से बहुत ज्यादा है। मान लो उसकी लेंथ हो गई 200 मीटर ये वाली जो चीज है और ये थिकनेस अभी 1 मीटर ही है तो ये लेंथ इससे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इसे हम कह सकते हैं एक ऐसी फिन जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, x इज इक्वल टू इनफिनिटी। समझे। फिन इज वेरी लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि जो खत्म ही है, खत्म हो रही है लेकिन उसकी जो लेंथ है उसकी थिकनेस से बहुत ज्यादा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फिन इज वेरी लॉन्ग का मतलब है कि यहाँ मान लो ये लेफ्ट फेस है, ये शुरुआत है फिन के, ये एंड है, ये बेस है, ये एंड है। तो बेस का जो टेम्परेचर है ना उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा इस वाले एंड के टेम्परेचर। मतलब यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो यहाँ के टेम्परेचर को बदल ही नहीं पा रहा, उसे नहीं लड़ा, वो कर ही नहीं पा रहा कुछ भी। वेरी लॉन्ग फिन का मतलब ये है, मतलब यहाँ का जो जैसे कि मान लो आपके पास एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा, इस तरफ और इस तरफ फैला हुआ 1 किलोमीटर का स्टेडियम। आप क्या करते हो स्टेडियम का जो गेट है ना उस पर एक हीटर रख देते हो जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा है हर सेकंड। अगर वो गेट पर रखा है तो क्या जो बंदा जो गेट पर खड़ा है उसको तो हीटर की गर्माहट महसूस हो रही होगी सर्दियों में, वो गर्म हवा खा रहा होगा उसकी। लेकिन जो स्टेडियम के एंड पे खड़ा है क्या वो उस हीटर की गर्माहट को महसूस करेगा? नहीं। अगर ठंड बढ़ रही है तो उसे तो वहां पे ठंडी लगेगी ना, उसे तो वही टेम्परेचर महसूस होगा जो उसके एंड का है। क्यों? क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा है। यानी कि अगर फिन बहुत बड़ी होगी, द फिन इज वेरी लॉन्ग, अगर फिन बहुत बड़ी है तो उसके एंड का टेम्परेचर वही होगा जो उसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। और फिन के सराउंडिंग में, फिन के इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? एयर, और एयर का टेम्परेचर क्या है? T infinity. The fin is very long so that the temperature of its end, the temperature of its end is essentially be the temperature of the surrounding fluid, be the temperature Tm, temperature of its surrounding fluid, और सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है? एयर का टेम्परेचर क्या दिया था? T infinity। तो थीटा की वैल्यू क्या थी? T minus T infinity। तो एट x is equals to infinity पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? किसी भी x पर है, x is equals to 0 पर निकालनी है, x is equals to 1 पे, 2 पर, तो इसमें टेम्परेचर वैल्यू पुट करते जाओ। x is equals to infinity पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? थीटा इन्फिनिटी, t की वैल्यू क्या है? T infinity, x is equals to infinity पर, x is equals to infinity पर टेम्परेचर वैल्यू T infinity है, तो T infinity से T infinity कट गया, आ गया 0। तो थीटा इन्फिनिटी या फिर थीटा क्या आ गया? 0। कब? जब x क्या है? इन्फिनिटी। तो ये बाउंड्री कंडीशन बन गई। बाउंड्री कंडीशन क्या बनी कि जब x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो थीटा की वैल्यू 0 है। और पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी?
कि जब x इक्वल टू 0 है तो टेम्परेचर आपका T नॉट है। बेस का टेम्परेचर मैंने बताया था ना T नॉट है, शुरुआत में जाना बिल्कुल वीडियो पे। बेस का टेम्परेचर ऐसे बताया था, y एक्सिस अलोंग 0 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पर T नॉट माइनस T इनफिनिटी। यहाँ बस T की जगह क्या डाल देंगे, T नॉट। तो ये एक बाउंड्री कंडीशन है, इसको बोल देते हैं थीटा नॉट। ठीक है, तो यही अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे दोनों चीजें। ये केस 1 है, केस 1 पे ही काम कर रहे हैं अभी हम, हमें कुछ नहीं करना, चाहे केस 1 पढ़े, चाहे केस 2 पढ़े, चाहे केस 3 पढ़े, हर केस में बाउंड्री कंडीशन लेनी है और इसमें अप्लाई करनी है और C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। हर बार क्या निकालना है, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। पहली बाउंड्री कंडीशन हम ये लगा देते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, T नॉट माइनस T इनफिनिटी। डाल दो, थीटा को थीटा नॉट पुट कर दो, x को 0 पुट कर दो, e की पावर m इंटू 0 प्लस C2 e की पावर माइनस m इंटू 0। ये क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। e की पावर 0, 0 इंटू m 0 आएगा, किसी की पावर 0 1 होता है। ऐसे ही माइनस m इंटू 0 0 आएगा और किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये क्या आ गया, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। एक इक्वेशन ये आ गई। अगली इक्वेशन क्या है, दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, जस्ट अ मिनट। अगली बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगली बाउंड्री कंडीशन आपको पता है क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू इनफिनिटी। अभी पीछे लिखवाई है, देख लो, t इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी करके निकालिए, बस पुट करो इसमें, थीटा की वैल्यू तो 0 डाल दो, इसी में डालना है बेटे। C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है बस, C1 e की पावर m इंटू इनफिनिटी प्लस C2 e की पावर माइनस m इंटू इनफिनिटी। तो ये माइनस इनफिनिटी हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू C1 e की पावर इनफिनिटी प्लस C2 e की पावर माइनस इनफिनिटी होएगा। अब माइनस इनफिनिटी को मैं नीचे लाऊंगा तो प्लस इनफिनिटी हो जाएगा, है ना, C2 अपॉन इनफिनिटी। देखो ऐसा कुछ होता है, जैसे 2 की पावर ऊपर 4 है, तो उसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर 2 की पावर, ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर 5 की पावर 6 है, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। मतलब जब मैं ऊपर नीचे लेके जाता हूँ ना टर्म को, तो पावर का साइन चेंज होता है, यहाँ पावर माइनस इनफिनिटी से नीचे आके प्लस इनफिनिटी जाएगी। और समथिंग अपॉन इनफिनिटी क्या होता है, समथिंग अपॉन इनफिनिटी होता है 0। तो C1 इंटू ई इनफिनिटी प्लस 0 आ गया। तो ये इसमें कुछ भी जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना, C1 इंटू इनफिनिटी ये 0 के बराबर है, दोनों तरफ e की इनफिनिटी से डिवाइड कर दो, ये कट गया। समथिंग अपॉन इनफिनिटी, समथिंग अपॉन इनफिनिटी ये भी 0 हो गया, इज इक्वल्स टू C1, यानी C1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी दो वैल्यू निकालनी थी C1 और C2, इसमें से C1 की आ चुकी है। अब C1 की जो वैल्यू आई है इसमें डाल दो, 0 प्लस C2 इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, यानी थीटा नॉट C2 की वैल्यू है, यानी C1 की वैल्यू 0 आ गई और C2 की वैल्यू थीटा नॉट आ गई। दोनों की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, कुछ मत करो। C1 की वैल्यू जो आई है और C2 की वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 इंटू e की पावर mx 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस C2 की वैल्यू थीटा नॉट e की पावर माइनस mx। ये क्या आ गया, थीटा अपॉन इंटू थीटा नॉट e की पावर माइनस mx। ऊपर लिखता हूँ, पहला केस खत्म हो गया बेटा, वैसे एक लाइन और लिखनी है। अब क्या करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा, ये जो आया ना दोनों तरफ थीटा नॉट से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ थीटा नॉट से डिवाइड कर दो, ये e की पावर माइनस mx, थीटा नॉट से थीटा नॉट कैंसिल, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस mx। और थीटा की वैल्यू बताना, t माइनस t इनफिनिटी, थीटा नॉट की वैल्यू उठाना, t नॉट माइनस t इनफिनिटी। बाउंड्री कंडीशंस में ही तो लिखवाई थी। ये पहले केस का रिजल्ट आ गया, which is required expression for first case of heat fin. When the fin is very low and the temperature of its end is essentially the temperature of the surrounding. मतलब जब फिन बहुत बड़ी होगी और उसके एक एंड का टेम्परेचर वही होगा जो उसके आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। अब केस 2 करें, केस 2 में भी कुछ नहीं करना, इक्वेशन वही है, कौन सी, C1 और C2 वाली, और निकालना क्या है, C1 और C2 की वैल्यू, बस केस बदल जाएगा। थीटा क्या है, C1 e की पावर प्लस mx प्लस C2 e की पावर माइनस mx। अब केस है ये कह रहा है कि फिन की लेंथ फाइनाइट है, द लेंथ ऑफ द फिन इज फाइनाइट, द लेंथ ऑफ द फिन
fin is finite, मतलब x इज इक्वल्स टू एल है, जो थी जो लेंथ है ना फिन की वो फाइनाइट है, पर उसका एंड इंसुलेटेड है। फिन का जो एंड खत्म हो रहा है ना, जैसे ये लेंथ x इज इक्वल्स टू एल है, लेकिन ये तो बेस था, ये एंड है, एंड इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ से हीट नहीं निकल सकती, हीट का लॉस नहीं होगा, बट its end is insulated, its end is insulated, insulated, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है नो लॉस ऑफ हीट, और वहां से एंड से हीट निकल किस तरीके से रही थी? कंडक्शन से, यानी माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स क्या है? जीरो है ना। अब ये चीज डी टी बाई डी एक्स इधर रहने दो, खुद या तो ऐसे कर लो, डी टी बाई डी एक्स इधर रहने दो और जीरो अपॉन के ए लिया हो माइनस का, इधर जीरो किसी से डिवाइड करो जीरो आएगा, यानी डी टी बाई डी एक्स क्या है? जीरो। लेकिन कई बच्चे सवाल करेंगे इसको भी ले आते हैं, इन सबको ले आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझने के लिए ऐसा समझो कि तीन टर्म है, के ए और डी टी बाई डी एक्स, इन तीन का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इन तीनों की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है, के की, ए की और डी टी बाई डी एक्स की। माइनस एक तरफ एक बार दोनों माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, यह प्लस हो जाएगा, और जीरो का आगे माइनस साइन कोई वैल्यू नहीं रखता, माइनस जीरो और जीरो बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये जीरो आ गया। अब थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की जीरो नहीं होती, तीन चीज का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहली चीज जीरो, या दूसरी चीज, या तीसरी चीज, या कोई भी दो या तीनों, तो ये चीज तो जीरो होनी नहीं, तो ठीक है ये तो हट गई यहाँ से, ये चीज जीरो नहीं हो सकती, तीन चीज का प्रोडक्ट जीरो, हमें पता लगा इन तीनों में से कौन सी चीज जीरो है, कि तो जीरो है नहीं तो हटा दिया, ये भी जीरो नहीं हो सकता, एरिया जीरो थोड़ी ना होएगा, फिन का जो एरिया है वो हमने पहले डिफाइन कर रखा है, क्या आएगा? dx सॉरी t इंटू जेड, जेड इंटू टी आएगा ना, अगर इस वाले फेस के एरिया देखोगे तो t इंटू जेड ही आएगा, t इंटू जेड, तो एरिया भी जीरो नहीं है, मतलब यही चीज जीरो है, तीन चीज की मल्टीप्लाई जीरो है। अगर ये चीज यहाँ जीरो पुट कर दूंगा तो ये पूरा जीरो नहीं आ जाएगा, इसकी जगह जीरो डाल के देख लो, तो ये चीज जीरो आ गई ना, यानी मेरा यही चीज क्या है? जीरो। समझ गए? तो मुझे क्या करना है, अगली बाउंड्री कंडीशन आ गई मेरी कि x इक्वल्स टू एल पर डी टी बाई डी एक्स जीरो है, और थीटा t माइनस इन्फिनिटी होता है, दोनों तरफ x से डिफरेंशिएशन करो डी टी बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, यानी डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल है? डी थीटा बाई डी एक्स के। अगर ये जीरो तो ये भी जीरो, तो एट x इज इक्वल्स टू एल डी थीटा बाई डी एक्स क्या है? जीरो। और ये तो बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 है, और बाउंड्री कंडीशन 1 हर केस में सेम है, एट x इज इक्वल्स टू जीरो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, और थीटा नॉट क्या है? टी नॉट माइनस टी इन्फिनिटी, ये बेस का टेम्परेचर है, बस ये दोनों इसमें डाल दो और C1 और C2 वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। निकाले? चलो एक सेकंड रुको, ये दूसरा केस है, बस इसमें क्या करना है, हमेशा की तरह C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, हर केस में यही करना है, इनके C1 और C2 इन दो वैल्यू निकालिए, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। पहले इसमें जीरो वाली वैल्यू पुट कर दो, x को जब जीरो पुट करोगे तो थीटा को थीटा नॉट डालना पड़ेगा, डाल दिया, e की पावर जीरो 1 होता है, सीधा लिख दूं, फिर से e की पावर जीरो, m को x को जीरो पुट करोगे जीरो हो जाएगा, ये भी 1 होता है, यानी C1 प्लस C2 के आ गए बेटे थीटा नॉट, C1 प्लस C2 थीटा नॉट। अब अगला डी थीटा बाई डी एक्स जीरो था, तो मेरे पास तो खाली थीटा, मेरे पास तो खाली थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, कर दो, क्या आएगा? डी थीटा बाई डी एक्स जो कि जीरो है, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ना मैं, इसका आगे डी बाई डी एक्स लगाया, एक बार के लिए सीधा कर लो, C1 बाहर आएगा, e की पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा समझा चुका हूँ, m बार e की पावर mx, माइनस का क्या आएगा? C2 बार माइनस m e की पावर माइनस mx, दोनों में से क्या कॉमन? m, इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। ठीक है, कब? जब x इज इक्वल्स टू एल है, अभी x को l में डाल देता हूँ, दोनों में से m बाहर आ गया, यहाँ बचा e की पावर x की जगह l माइनस बाहर C2 e की पावर x की जगह m, x की जगह सॉरी l, देख कुछ नहीं करा, x को l डाल दे बेटे, l आ गया x की जगह, ये माइनस बाहर आ गया, दोनों में से m कॉमन आ गया, m कॉमन, ये माइनस बाहर आ गया, बस इसके वैल्यू जीरो है, जीरो का m से डिवाइड कर, कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो ही आएगा, ये m नीचे आ गया ना, यहाँ क्या बच गया? C1 e की पावर ml प्लस ml है,
माइनस सी टू ई की पावर माइनस एम एल। बस अब इसको क्या कर तू, इसको इधर लिया, सी टू माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, सी टू ई की पावर माइनस एम एल इज इक्वल्स टू सी वन ई की पावर प्लस एम एल। फिर से वही दोनों तरफ ई की पावर एम एल से डिवाइड कर दे, कट गया पूरा का पूरा। अब ये ऊपर जाएगा तो सी टू, नीचे प्लस एम एल है, ऊपर जाएगा तो माइनस एम एल, और ई की पावर माइनस एम एल इंटू ई की पावर माइनस एम एल इज इक्वल्स टू सी वन। तो सी वन के वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ई की पावर माइनस टू एम एल। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी ना, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 5 आ गई। ऐसे ही माइनस एम एल माइनस का 2 एम एल, आती जब आती 2 आती, पर दोनों माइनस के लिए इसलिए माइनस के 2 आती। ठीक है, बस यहाँ आप C1 की वैल्यू डाल दो, ई की पावर माइनस 2 एम एल, सॉरी यहाँ C1 इंटू C2 भी है, C1 की वैल्यू आई है ये C2 इंटू ई की पावर माइनस 2 एम एल, ई की पावर माइनस 2 एम एल इंटू C2 प्लस C2 इक्वल्स टू थीटा नॉट। दोनों में से C2 कॉमन बचा क्या, यहाँ बचा ई की पावर माइनस 2 एम एल, यहाँ बचा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। बस इसको नीचे लियो, C2 की वैल्यू आ गई, थीटा नॉट अपॉन में ई की पावर माइनस 2 एम एल प्लस 1। जैसे ई की पावर माइनस 2 एम एल कैसे लाए थे, ई की पावर माइनस एम एल, फिर माइनस एम एल को नीचे ले जाओगे प्लस एम एल, वही खेल खेल लो यहाँ। नहीं आया समझ में, देखो अभी समझाता हूँ, 1 मिनट दो, ये केस भी बेटा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, हो चुका जो मेन कैलकुलेशन थी वो हो गई। क्या, बस C2 है, थीटा नॉट है, ई की पावर जो माइनस 2 एम एल है इसका से लिख लो माइनस एम एल इंटू ई की पावर माइनस एम एल प्लस है, माइनस एम एल नीचे आएगा प्लस एम एल नहीं हो जाएगा यार, थीटा नॉट ई की पावर माइनस एम एल नीचे आएगा प्लस एम एल प्लस 1। बस अब एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, ई की पावर माइनस एम एल एलसीएम आ गया ई की पावर प्लस एम एल, तो यहाँ बचेगा ई की पावर एम एल, है ना। एलसीएम लोगे तो ये तो एज इट इज 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर प्लस एम एल से। अब ये वाली चीज सबसे ऊपर आ जाएगी, ये आ गई C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या आई थी, ये पुट कर रखी, ये C2 इंटू माइनस 2 एम एल ई की पावर माइनस 2 एम एल, ये C2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, सॉरी C2 की वैल्यू आई है थीटा नॉट ई की पावर एम एल डिवाइडेड बाय ई की पावर प्लस एम एल इंटू ई की पावर माइनस एम एल इंटू क्या है ई की पावर माइनस 2 एम एल। तो 2 हाथी में से एक हाथी गए, माइनस का एक हाथी है ना, माइनस को 2 में से एक जाएगा, दोनों सेम ही होता है, बेस सेम पावर है, माइनस 2 में से एक घटाओगे जमा का तो माइनस का एक बचेगा, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, थीटा नॉट ई की पावर माइनस एम एल डिवाइडेड बाय ई की पावर प्लस एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम एल। C1 की वैल्यू ये आ गई, C2 की वैल्यू ये आ गई, इसमें डाल दो आंसर आ जाएगा। C1 की में माइनस है, C2 की में प्लस है, बस फर्क इतना ही है, दोनों की वैल्यू वैसे तो सेम है, डाल दो। थीटा इज इक्वल्स टू में थीटा नॉट C2 की जगह ई की पावर माइनस एम एल अपॉन में ई की पावर प्लस एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम एल, ये तो C1 की वैल्यू इंटू में क्या है ई की पावर एम एक्स, C2 की वैल्यू क्या है थीटा नॉट ई की पावर प्लस एम एल अपॉन में ई की पावर माइनस एम एल प्लस ई की पावर प्लस एम एल इंटू में क्या है ई की पावर माइनस एम एक्स। बेटा ये C1 की वैल्यू है, ये सिर्फ C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू लिखी, ई की पावर एम एक्स एल लिख दिया, ये सिर्फ C2 की वैल्यू है तो सिर्फ C2 की वैल्यू लिखी, ई की पावर माइनस एम एक्स एल लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लो, थीटा नॉट नीचे लिया, दोनों में से कॉमन निकालो, थीटा नॉट आ गया, एलसीएम क्या आ गया ई की पावर प्लस एम एल प्लस ई की पावर माइनस एम एल, क्या बचेगा ई की पावर माइनस एम एल प्लस एम एक्स, बेस सेम पावर ऐड हो गई, यहाँ क्या बचेगा ई की पावर एम एल माइनस एम एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब इसमें ये थीटा नॉट दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो थीटा नॉट से थीटा नॉट कट गया। ठीक है, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट क्या आएगा बेटे, ये पिछवाड़ी टर्म आगे लिख लो पहले, ई की पावर एम एल माइनस एक्स प्लस ये आगे वाली टर्म पीछे ले जाओ और इसमें से माइनस कॉमन ले लो,
जब माइनस कॉमन लगे ना तो जो माइनस का है ml माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, mx प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। कुछ नहीं यार, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस ml प्लस mx, माइनस ml प्लस mx, बस ऐसे लिख लिया। इससे होगा क्या, इससे भी देखो मैं निकालता हूँ रिजल्ट, e की पावर प्लस ml माइनस e की पावर माइनस ml। यहाँ तक आगे समझ में? इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, बस ये एक फॉर्मूला है। ये क्या है, एक फॉर्मूला जो मैं अभी लिख देता हूँ क्या है, लिख लो अपनी अपने नोटबुक में, ये काम आएगा। कोस हाइपरबोलिक कोस एक्स, कोस है फिर एच है और फिर एक्स है, कोस है फिर एच है फिर एक्स, इसे बोलते हैं हाइपरबोलिक कोस एक्स। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये देखो ये कुछ ऐसा ही है ना, बस यहाँ मैं x की जगह अगर ml लिख दूँ, अगर मैं x की जगह ml लिख दूंगा तो e की पावर ml इंटू e की पावर माइनस ml, देखो e की पावर ml प्लस e की पावर माइनस ml डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा, कोस h ml। जब यहाँ x था तो e की पावर में x और माइनस x है, यहाँ ml है तो e की पावर में क्या आएगा, प्लस ml और माइनस ml, प्लस ml और माइनस ml। बस मैंने इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये चीज। ऐसे इसकी जगह यहाँ x है तो यहाँ x और माइनस x आ रहा है, यहाँ पर ml माइनस x लिख दूंगा तो पावर में भी वही आएगा, मतलब e की पावर ml माइनस mx प्लस e की पावर माइनस ml माइनस mx डिवाइडेड बाय 2, तो वही cos h के बाद लिख दूंगा जो e की पावर में लिखा है cos h ml माइनस mx। कुछ नहीं, देखो ये रहा, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ से, क्या आ जाएगी, थीटा अपॉन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू में हाइपरबोलिक cos ml माइनस mx डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक cos ml, है ना, आगे समझ में? और इसको ऐसे लिख लूं, कुछ नहीं, दोनों में से हम कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर वालों में से, तो cos हाइपरबोलिक m l माइनस x डिवाइडेड बाय cos h m l, और थीटा बाय थीटा नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन में t नॉट माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू थीटा बाय थीटा नॉट इज इक्वल्स टू cos h m l माइनस x डिवाइडेड बाय cos h m। तो यहाँ तक हीट फिन्स का हमने दूसरा केस डिस्कस कर लिया है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है ना तो आप अभी पूछ सकते हो कमेंट करके, जब भी आप देखो मैं आंसर जरूर दूंगा। अब हमें तीसरा केस डिस्कस करना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें यही फॉर्मूले यूज होंगे, यही वाले जो मैंने बताया था ना, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 cos x, इसीलिए उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आप आराम से समझ सको। अब तक मैंने जो भी समझाया वो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, इसलिए अब तक के लिए इतना ही बहुत है। अगला केस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, और पढ़ के आना इसको, और अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।